गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का प्रीलिम्स बूस्टर का हम पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड। अब यूनियन कैबिनेट ने कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया है कि वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड का यूज़ करके जो कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, वहाँ पर मोबाइल कवरेज को और एक्सपेंड करेगी। अरुणाचल प्रदेश और दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के वहाँ पर। ठीक है, तो आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो असम के। बस आपको इतना बताना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान क्या है और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड क्या है। ये तो खासकर जो USOF है, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये प्लान देख लेते हैं कि क्या है। ये प्लान है बेसिकली कि मोबाइल सर्विसेज इंप्रूव करनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ताकि वहाँ पे हम टेलीकॉम कनेक्टिविटी लोगों को पहुँचा सकें और बेटर स्पीड और लोगों को हम ब्रॉडबैंड से और इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस प्लान को जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड में से की जाती है। ठीक है, तो इस प्लान को लॉन्च कहाँ किया था? ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस, बट आप याद रख सकते हो कि इसको मेघालय में लॉन्च किया गया था। शिलोंग में एक बार जब मीटिंग हुई थी, तो फिर सबसे पहली जो इसके प्रोजेक्ट्स लगे थे CTPD के, वो सबसे पहले मेघालय में लगे थे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट्स क्या हैं इसके इसके CTPD के, कि एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी उस रीजन में बढ़ेगी। फिर मोबाइल नेटवर्क उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह में या नॉर्थ ईस्ट के बहुत रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर भी हम नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुँचा पाएंगे। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट एक्सेस जब वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर इनोवेशन आएगी, लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, तो वहाँ पर स्टार्टअप्स प्लान कर सकते हैं लोग। हमारे मेन सिटीज़ के जो हमारे मेट्रो सिटीज़ के स्टार्टअप्स हैं वो वहाँ पर जाके अपने ऑफिसेज़ खोल सकते हैं जब वहाँ पर कनेक्टिविटी पहुँच जाएगी। तो आपने सुना होगा कि कई बार कहते हैं हम कि अगर किसी भी एरिया को डेवलप करना हो तो वहाँ पर रोड पहुँचा दो, जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एरिया डेवलप हो जाता है। तो इन मॉडर्न जनरेशन 21st सेंचुरी में हम रोड के साथ साथ हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुँचा दें अगर, तो वो एरिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड क्या है, जिसमें से ये CTPD जो है, ये स्कीम जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसको 2002 में बनाया गया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड को, और ये बेसिकली क्या है, ताकि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, अब ये टेलीग्राफ सर्विसेज लिखा है, टेलीग्राफ जो है ये इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, हमारे इंडियन लॉ में ये टेलीग्राफ जो है वो पुराना टेलीग्राफ की जो हमारी डेफिनेशन है वो बार बार चेंज हो जा रही है, वो उसको अपग्रेड करके अब वो टेलीकॉम सर्विसेज हो चुका है। उसमें जब आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, अब जब हम मोबाइल ऐप भी बैन करते हैं तो उसमें टेलीकॉम वर्ड की बजाय इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है उसके थ्रू ही हम सारा एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि टेलीग्राफ सर्विसेज कौन सी पहुंचाई जा रही है। तो टेलीकॉम सर्विसेज ये हमारा पहुंचाने का मिशन है, ये रूरल और रिमोट एरियाज़ में इंडिया के। ठीक है, तो यूनिवर्सल सर्विस लेवाई लगता है उसके लिए। अब वो क्या होता है कि जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उनका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, समझ लो 1 लाख करोड़ है, तो उस पर 5% जो है वो यूनिवर्सल सर्विस लेवाई लगाती है गवर्नमेंट, ताकि उस पैसे को यूज़ करके टेलीकॉम सर्विसेज देश के कोने कोने में पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो जो वो पैसा इकट्ठा होता है, जो कंपनी से पैसा लिया जाता है, वो ये लिवाई लिया जाता है, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है। ठीक है, अब जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई भी पैसा डलेगा तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा, अगर उस पैसे को यूज़ करना है तो। ठीक है, तो इसलिए इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू बी डिस्पैच्ड। अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड को संभालता कौन है, हेड कौन करता है? जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड का एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और वो जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ठीक है, अभी अगर आपको लगे, आपको स्टेटमेंट आए कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हेड्स द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि USOF एडमिनिस्ट्रेटर एक सेपरेट पोस्ट है जो कि रिपोर्ट करती है सेक्रेटरी को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब ये जब हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस हो रहे थे, जो थर्ड वाला पैकेज था, उसमें इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। उसको यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है। उसके बारे में कितना पैसा लगेगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या फीचर्स होंगे, क्या कौन बेनिफिशियरी होंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सारा एक प्रावधान कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो इसका एक एक्सपेंडिचर है 14584 करोड़ जो लग रहा है इस साल का, और
2020 से 2023 तक का टोटल एक्सपेंडिचर उन्होंने कहा है कि 22,000 करोड़ के आसपास लगेगा, ठीक है, 22-23,000 करोड़। तो इसके फीचर्स क्या हैं? अब सब्सिडी देना चाह रही है गवर्नमेंट, बेसिकली कैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रही है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है जो, वो गवर्नमेंट पे करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, और कुछ केस में, एक केस में इवन ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो 12% जो है वो आपका ईपीएफ कटता है, ठीक है, और 12% ही आपका एम्प्लॉयर भी पे करता है आपकी सैलरी में से। तो ये कह रहे हैं कि अगर 1,000 एम्प्लॉयज़ तक के हैं, अगर कोई समझ लो पिछले 2 साल में कोई न्यू एम्प्लॉय आया है किसी कंपनी में, जो वो कंपनी जो जिसमें मैक्सिमम अप टू 1,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, तो उस केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, ठीक है। और ये आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 की बात हो रही है ये, और अप टू 30 जून 2021। अब ये डेट याद रखना कि इसके बीच में जो न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, पुराने की बात नहीं हो रही है ये। तो इस पीरियड के बीच के एम्प्लॉयज़ जो होंगे, न्यू एम्प्लॉयज़, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उनका जो क्या कहते हैं ईपीएफ होगा, ये गवर्नमेंट पे करेगी। और अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका सिर्फ जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा वो ही गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो एक तरह से आपका 12% बच रहा है, जो नवे एम्प्लॉयज़ हैं उनका 12% बच जाएगा। तो इसी तरह से ही क्या होगा कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। अब इसके बेनिफिशरीज़ कौन कौन है ये सब देख लेना, कि जिसने ये थोड़े से टेक्निकल है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको इसमें रट्टा ही मारना पड़ेगा इसको, कि क्या समझना पड़ेगा कि क्या है, कि जिसकी 15,000 तक वेज है, ये सब जितने भी हैं ये आप पढ़ लेना ऐसी, इसमें इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ ऐसा, तो इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है पीएम वानी स्कीम। ये पीएम वानी स्कीम क्या है? बेसिकली बहुत एक पूरे इंडिया में वाईफाई लगाने की, पब्लिक वाईफाई लगाने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रपोजल था कि पब्लिक वाईफाई जो सिस्टम्स हैं, नेटवर्क हैं, वो हमको पूरे कंट्री में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री हम लगाना चाहते हैं, तो उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। अब याद रखो कि इसके लिए कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं ली जाएगी। अब आपको बताते हैं जैसे कैसे ये चलेगा प्रोग्राम, फीचर से ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस कौन सा होगा कि जो आपकी समझ लो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, उसको लगाने के लिए कोई लाइसेंस फ़ी नहीं ली जाएगी, गवर्नमेंट उसके लिए कोई लाइसेंस फ़ीस नहीं लेगी। लेकिन जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, अब वो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर कौन होगा? एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर हो सकता है, ठीक है, उसको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए लाइसेंस फ़ी नहीं लगेगी, कोई फ्री है वो, लाइसेंस फ्री उनको मिलेगा, कोई लाइसेंस फ़ी नहीं लगेगी, लेकिन उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब समझ लो एयरटेल ने पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर बन गया वो एयरटेल, और उसने रजिस्ट्रेशन कराई, लाइसेंस फी उसकी कोई नहीं लगी, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी, ठीक है। अब वो बहुत सारे पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेगा आपकी मार्केट में, फिर पार्क में, बहुत सारी जगह पे, कितनी जगहों पे वो पब्लिक वाईफाई लगाएगा। तो जितनी जगह वो पब्लिक वाईफाई लगा रहा है उसके लिए उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने एक बार रजिस्ट्रेशन करा ली बस अपने लिए, कि वो रजिस्टर हो गया। उसके बाद एक ऐप प्रोवाइडर, जो ऐप प्रोवाइडर कौन होएगा? जो एक ऐप बना के देगा कि इस एरिया में एयरटेल के इतने वाईफाई हैं, इस एरिया में जियो के इतने वाईफाई हैं, एक प्रॉपर ऐप बना के देगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। फिर सेंट्रल रजिस्ट्री कौन है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी, कि कौन कौन से ऐप प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन से पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स हैं, कौन कौन से पब्लिक डेटा ऑफिस हैं। तो ये सेंट्रल रजिस्ट्री जो है वो सी डॉट जो है वो बना के रखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपने पास बना कर रखेगा सेंट्रल रजिस्ट्री को, ठीक है। अब नो रजिस्ट्रेशन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर पीडीओज। अब ये पब्लिक डेटा ऑफिस जैसा मैंने आपको बताया, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन दोनों को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स को और ऐप प्रोवाइडर्स को। और ये अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैसे? डिपार्टमेंट ऑफ
जो टेलीकम्युनिकेशन है उनका एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनेगा, सरल संचार, ठीक है। उसके ऊपर ये ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको बता रहा हूँ, नो लाइसेंस फ़ी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू दीज पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स, देयर शैल बी नो फीस, लाइसेंस फीस, ठीक है। तो अब क्योंकि ये फ्री होगी बिल्कुल सर्विस, गवर्नमेंट को आपको कोई पैसा नहीं देना, तो क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो चाहती हैं अपने आप को प्रमोट करना, एक तरह से उनकी एडवर्टाइजिंग भी हो रही है, उनको कोई पैसा भी नहीं लग रहा, और लोग धीरे धीरे उनके साथ ज़्यादा जुड़ते रहेंगे, फिर वो और सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी शुरू करेंगे। तो ये एक तरह से ऑल ओवर इंडिया एक वाईफाई सिस्टम, जो पब्लिक वाईफाई सिस्टम का एक पूरा जाल बिछ जाएगा। उससे क्या होगा कि डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा एक स्टेप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं इससे, जहाँ जहाँ पर ये पब्लिक वाईफाईज लगेंगे या जो टेलीकॉम कंपनीज अपना जो सिस्टम बढ़ाएंगी, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। दूसरा, इसकी जो क्योंकि लाइसेंस फ़ी नहीं ली जा रही है, तो जो कंपनीज़ हैं दे विल बी एनकरेज्ड टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू एनहांस देयर बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री ये जो कंपनीज़ हैं वो एनकरेज होंगी, क्योंकि उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, उनको कोई लाइसेंस फ़ी नहीं देनी पड़ रही है। एक बार सिर्फ उनको पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर का रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके बाद वो अपना आगे ये काम चला सकते हैं, पब्लिक डेटा ऑफिसेज बना सकते हैं, जितनी मर्जी वो वाईफाई सिस्टम्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी उनके लिए, ठीक है। अब हमारा एनक्लैट है, वो न्यूज़ में चल रहा है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? टाटा सन्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो दिसंबर 2019 में आपने साइरस मिस्ट्री को जो हमारा कंपनी का चेयरमैन बना दिया, तो वो एक तरह से वॉयलेशन है बेसिक रूल की, कि वो जो साइरस मिस्ट्री हैं उनके पास सिर्फ 18% शेयर होल्डिंग है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, लेकिन उनको आपने मेजॉरिटी कंट्रोल दे दिया पूरी टाटा कंपनीज़ का। तो वो एनक्लैट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टाटा सन्स जो हैं वो गए हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दिस केस, टाटा सन्स का केस क्या चल रहा है, हमको बेसिक जितना पता होना चाहिए उतना हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। वो हम देख लेते हैं एनक्लैट, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं क्या है। तो एनक्लैट है क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। जो कंपनी लॉ एक्ट, जो कंपनीज एक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो है उसके अपील्स जो अगर हेयर करनी है, तो उसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया था सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है। यही नेशनल एनक्लैट ही एपेलेट ट्रिब्यूनल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए भी। अब उसके अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो सेक्शन 61, सेक्शन 202 और सेक्शन 211 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन से सेक्शन है, आई मीन कौन से इसमें सेक्शन है और क्या प्रोविज़न है, आपको ये याद करने की ये भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी कुछ प्रोविजंस हैं जिसके लिए जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो एनक्लैट ही होता है, ठीक है। एनक्लैट जो है वो एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो अगर कोई ऑर्डर पास करता है, डिसीजन लेता है, उसके खिलाफ भी अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल कोई है, तो वो हमारा एनक्लैट ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इसके लिए आप जो है ये MCQs कर लेना, एडिटोरियल्स को देख लेना। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।